जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मानवी हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने भाषा विकास व लिपि से संबंधित 3 वीडियो पूर्व में हम देख चुके हैं। आज हम चौथे वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम भाषा विकास व लिपि से संबंधित उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं इस बार जो संभावित बन सकते हैं। यानी कि भाषा विकास व लिपि से संबंधित हमारा 2 वीडियो पहले से आ चुके हैं। साथ ही साथ हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है उससे संबंधित वीडियो भी हम देख चुके हैं। आज हम भाषा विकास व लिपि से संबंधित चौथी वीडियो की चर्चा कर रहे हैं। यदि पूर्व में आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि भाषा विकास व लिपि से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं और आने की संभावना बन सकती है। प्रश्न क्रमांक 31 क्रमांक का प्रश्न देख रहे हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? विकल्प ए हमारा ब्राह्मण अपभ्रंश, विकल्प बी हमारा खस अपभ्रंश, विकल्प सी हमारा शोरसेनी अपभ्रंश और विकल्प डी हमारा पैशाची अपभ्रंश। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो शोरसेनी अपभ्रंश से। यदि मैं शोरसेनी अपभ्रंश से भी चर्चा करूं तो शोरसेनी अपभ्रंश से जो हमारी विभाषा है उसका विकास हुआ, चाहे वो पश्चिमी हिंदी हो, चाहे वो राजस्थानी हिंदी हो, चाहे गुजराती हो। अर्थात पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? विकल्प सी था हमारा शोरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न क्रमांक 32वां देखिए। खस अपभ्रंश से किस विभाषा का विकास हुआ? विकल्प ए पूर्वी हिंदी, विकल्प बी राजस्थानी हिंदी, विकल्प सी पहाड़ी हिंदी और विकल्प डी बिहारी हिंदी। तो खस अपभ्रंश से हमारी पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। पहली आपकी गढ़वाली, दूसरी आपकी कुमायूनी और तीसरी आपकी नेपाली। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। पहली मगही, दूसरी मैथिली और तीसरी भोजपुरी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32वां के खस अपभ्रंश का से किस विभाषा का विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। प्रश्न क्रमांक 33 आप देख रहे हैं। खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। विकल्प सी हमारा सही। आने वाले समय में यह भी बन सकता है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पहली हमारी खड़ी बोली, जिसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं प्रश्न में। दूसरी हमारी ब्रज, तीसरी हमारी बुंदेली, चौथी हमारी कन्नौजी और 5वीं हमारी हरियाणवी। इस प्रकार से खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ। प्रश्न क्रमांक आप 34वां स्लाइड पर देख रहे हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में हमारी छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। यानी कि हमारी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ए बी सी। अवधी, पूर्वी हिंदी से इसका विकास हुआ। बघेली, मध्य प्रदेश के पूर्व वाले क्षेत्र में बघेलखंड में, और छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से पूर्वी हिंदी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है।
प्रश्न क्रमांक 35वां आप देख रहे हैं, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। विकल्प ए पैसाची अपभ्रंश, विकल्प बी अर्धमागधी अपभ्रंश, विकल्प सी शोरसेनी अपभ्रंश, विकल्प डी मागधी अपभ्रंश। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की बोलियों का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जो पहले भी हम प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर आपका सी। प्रश्न क्रमांक 36 देखिए, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी की बोलियों की संख्या। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं और राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। इस प्रकार से यदि दोनों को मिला दिया जाए तो पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी की बोलियों की संख्या 9 सही है, विकल्प आपका सी सही। राजस्थानी हिंदी की जो 4 बोलियां हैं उसमें कौन सी, तो आपकी जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों की चर्चा भी हम इससे विगतवर जो प्रश्न था, पहला जो प्रश्न था उससे पहले का, उसमें हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी। प्रश्न क्रमांक 37वां आप देख रहे हैं स्लाइड पर। चूंकि ये परिभाषा है, वर्णों में व्यक्त वाणी को, वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा किसने कहा, तो वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा पतंजलि ने कहा, विकल्प आपका बी सही है। प्रश्न क्रमांक 38वां आप देख रहे हैं, देसिल बहिना किस बोली का उपनाम है, तो देसिल बहिना दोस्तों मैथिली का उपनाम है। एक प्रसिद्ध कवि हुए हमारे विद्यापति, विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में, यह अवहट्ट का जो समय था हमारा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी का था, तो विद्यापति ने देसिल बहिना मैथिली को कहा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी है जो प्रश्न पूछा जा सकता है, कृतिलता, कीर्ति पताका। ये कृतिलता और कीर्ति पताका विद्यापति जी की रचना है। तो इस प्रकार से देसिल बहिना सब जन मिठा, ये कहावत भी है जो कि कृतिलता के श्लोक नंबर 1 में मिलती है। प्रश्न क्रमांक आप 39वां देख रहे हैं, माधुरी, माधुरी किस बोली का उपनाम है, तो माधुरी जो है हमारा ये ब्रज का उपनाम है। यानी कि ये जो ब्रज भाषा है हमारी, जो ब्रज बोली है, इसके प्रसिद्ध उपनाम है, चाहे माधुरी कहें, चाहे माधुरी कहें, चाहे ओकारांत कहें, चाहे इसे हम अंतर्वेदी कहें। तो माधुरी किस बोली का उपनाम है, तो ब्रज का उपनाम है, माधुरी कहें, ओकारांत कहें या अंतर्वेदी कहें। प्रश्न क्रमांक 40वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। अभी 39वें हमने देखा कि ओकारांत किस बोली का उपनाम है, ब्रज बोली का उपनाम, विकल्प सी आपका सही है 40 का। प्रश्न क्रमांक 41 आप देख रहे हैं स्लाइड पर। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को हमारा प्रथम राजभाषा आयोग बना। तो 7 जून 1955 को जो हमारा प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। तो प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर है बी। प्रश्न क्रमांक 42 आप स्लाइड पर देख रहे हैं, जिसकी चर्चा भी हम कर ही चुके हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 7 जून 1955, विकल्प आपका उत्तर है सी सही। प्रश्न यह भी बन सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी
वो 31 जुलाई 1956 को की थी। 31 जुलाई 1956। और इसमें राजभाषा आयोग में जो सदस्य थे आपके, वो 20 थे। तो इस प्रकार से प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955। उत्तर सही। प्रश्न क्रमांक 43 आप देख रहे हैं, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन आपका 1957 में हुआ। विकल्प सी आपका सही है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो 1957। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 आप देख रहे हैं, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य थे? तो लोकसभा के 20 सदस्य थे। संसदीय जो हमारी राजभाषा समिति थी, इसमें कुल 30 सदस्य थे। लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। इस प्रकार से संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य थे, लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो ये हमारा 16 नवंबर 1957 को हुआ। संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 8 फरवरी 1959। प्रश्न क्रमांक 45 आप स्लाइड पर देख रहे हैं दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए, तब भी 1893 का वर्ष था। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए धर्म संसद में, अमेरिका का जो शहर था, ये भी वही वर्ष था। इस प्रकार से 1893 काफी महत्वपूर्ण वर्ष हो जाता है। तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1893 है, जो कि विकल्प जो 4 दिए गए हैं उसमें विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 46 आप स्लाइड पर देख रहे हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न क्रमांक 47 आप स्लाइड पर देख रहे हैं, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम आपका 10 मई 1963, ये 1963 वर्ष है आपका। किसकी अध्यक्षता में? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प सी सही है आपका 1963, 10 मई 1963। प्रश्न क्रमांक आप 48वां देख रहे हैं, 48वां देख रहे हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना वर्ष है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना वर्ष 1918। विकल्प सी सही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना हुई थी, ये 1918 में हुई थी। इसके यदि हम संस्थापक की चर्चा करें तो इसके संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। इसके अध्यक्ष की यदि हम चर्चा करें तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे सीपी रामास्वामी अय्यर। और इसके मुख्यालय की यदि हम चर्चा करें तो इसका मुख्यालय मद्रास, चेन्नई। इस प्रकार से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना वर्ष 1918। दोस्तों प्रश्न क्रमांक आप 49वां देख रहे हैं, 49वां देख रहे हैं, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली पुरानी बांग्ला को कहा जाता है।
वास्तविकता में हमारी ब्रज और बांग्ला भाषा का जो मिश्रण है इसको हम कहते हैं ब्रजबुली। और ब्रजबुली किसका? पुरानी बांग्ला का। तो 49 49वां का सही आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 50वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो हिंदी का प्रचार युग हमारा विकल्प बी सही है। 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के वीडियो में 20 प्रश्नों की चर्चा की। आशा करता हूं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। प्रश्न की प्रकृति आने वाले समय में जिस प्रकार की बन सकती है उन्हीं प्रश्नों को हमने भाषा विकास व लिपि में संकलित किया। इसी का हम चौथा वीडियो और 5वां वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आप सभी ने वीडियो को देखा होगा और निरंतर यदि आप जुड़े रहेंगे तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के साथ साथ चाहे वो बिहार दारोगा हो, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे 4-5 राज्यों को हम यहाँ पर पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही क्या संभावना है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसका हम पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न उत्तरी शैली में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।